हाँ जी नम्रता जी, अब आपको दिखाई दे रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है मेरा बोर्ड? मतलब ये बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख पा रहा हूँ तो आपको दिखाई देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। फ़ोन से नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। यहाँ पे आ रहा है ना? नहीं, हमको ऑल्टर करना पड़ेगा बार-बार। आप यहाँ से ऑल्टर कैसे करोगे? चैट ऑनलाइन जो बच्चा चैट करोगे आप दे दो करके। हाँ जी, अनरियलाइज रेंट पढ़ना है हम लोगों ने। अनरियलाइज रेंट हमने लास्ट क्लास में किया था, उसका टेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। और मैंने समझाया था आप लोगों को। आ जाओ उसका एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। मिस्टर एक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ जी, मिस्टर एक्स let out his house property on monthly rent of rupees 50,000। ठीक है जी। रेंट फॉर द मंथ, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर वर अनरियलाइज्ड। कितना रेंट अनरियलाइज है जी? नवंबर दिसंबर तो मैंने लिखा, अमाउंट बताओ। 1 लाख रुपीस, ठीक है जी। ठीक है सर, और मैं आप लोगों को दे देता हूं डाटा कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वॉज ₹5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू वॉज 7 लाख, ड्यूरिंग द ईयर Mr. X, during the year Mr. X paid rupees 20,000 as municipal taxes। ठीक है जी। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. X for assessment year so and so, जो भी होगा। हाँ जी, वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे जी? सर वर्किंग नोट में हमें कंप्यूट करना है जीएवी। कंप्यूटेशन क्या लिखेंगे, बोलो क्या सिखाया था मैंने? कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है ना? ये हमारे वर्किंग नोट की हेडिंग रहेगी। हाँ सर, आपने कहा है तो ठीक ही होगा। तो हमारे को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकल करके आता है बोलो? सर, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू इज हायर इज एक्सपेक्टेड रेंट। सो कितना था, कितना लिखा आपने अपनी कॉपी में? म्युनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख और फेयर रेंटल वैल्यू 7 लाख। ठीक है सर, दोनों का हायर कौन सा है? फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि 7 लाख इज द एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअल रेंट? देखो, मैंने 6 लाख नहीं बोला, मैंने 6 लाख नहीं पूछा, मैंने पूछा एक्चुअल रेंट कितना है। मैं तो वो कैसे निकालेंगे? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल, है ना, माइनस अनरियलाइज रेंट। ठीक कह रहा हूं ना? तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना था सर? 50,000 इंटू 12। इसमें से अपन माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट, दैट इज 50,000 इंटू 2। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख। और अब मेरी जीएसटी क्या आएगी? हायर ऑफ 1 एंड 2। ठीक कह रहा हूं ना? तो 7 लाख इज माई जीएटी। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। देखो, इस नोट को आप मुंह जबानी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना। जस्टिफाई करना है हमें अपने आंसर को कि हमारा आंसर आगे वाले की कॉपी में से नहीं आया सर, हमने खुद निकाला। चलो अब वापस चलते हैं अपने ऊपर, मेन क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हमें वर्किंग शो करना पड़ेगा। सबसे पहले नहीं, उसकी जगह छोड़ दो, मेन आंसर की जगह छोड़ दो। मेन करे उसके नीचे। हाँ, मेन की जगह छोड़ दो, उसके बाद में वर्किंग वाला काम कर लेंगे ना। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारे पास में आ गई सर। कितनी आ गई सर? 7 लाख रुपीस। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस एक खर्चा है, माइनस कर दो। हाँ सर, कर दो। वो कितना था? 20,000। तो मेरा नेट वैल्यू कितना आ गया, यानी कि नेट रेंट कितना आ गया मेरा? नेट एनुअल वैल्यू 6,80,000। सर, इतनी भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हो क्या आप खुद से? हमसे क्यों पूछते हो, है ना? यही तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पार्ट में क्या? 30% ऑफ एनएवी। बोलो सर, बोलो। 2,04,000। नेट एनुअल वैल्यू का 2,04,000 रुपए। और सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई होता तो वो भी ले लेते हम, लेकिन है ही नहीं। तो सर, हमें फॉर्मेट में लिखना होगा क्या? हाँ, बिल्कुल लिखना होगा। उसको बताना होगा कि एक और डिडक्शन है सेक्शन 24 में बी पार्ट की, वो हमें मालूम है। ये पूरा फॉर्मेट लिखना है हमें। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सो दैट वाज निल इन दिस क्वेश्चन। सो वी विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 4,76,000। ठीक है जी, ओके, डन। चलें आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आ जाओ जी, पढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखना, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट।
रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो जो अनरियलाइज्ड रेंट डूब गया था उसकी रिकवरी हुई है। सर ये रिकवरी कब हुई होगी? रिकवरी इन नेक्स्ट ईयर। क्योंकि अगर ये रिकवरी नेक्स्ट ईयर में नहीं हुई होती तो हम इसको रिकवरी ही नहीं मानते। बात समझ में आई? क्योंकि बैड डेट्स को बैड डेट्स तब कहते हैं जो वो एक साल में डूबते हैं और अगले साल रिकवर होते। तो ऐसे ही हमारी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट है, लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है सर, अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? सर ये recovery of unrealized rent shall be treated as income from house property even if person transfer or sold this house property। in past years। सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप? जरा समझा भी दो। मैं समझाता हूं। सपोज ये लिखना मत, क्योंकि मैं भी लिख के रब करने वाला हूं। ईयर चल रहा था 18-19 मान लो। आपका नाम क्या है? कृष्ण गुप्ता जी ने मेरा रेंट मार लिया। कितना? 1 लाख रुपया। लेकिन आगे जाकर के कृष्ण गुप्ता जी को अपनी गलती रियलाइज हुई, है ना? होता है ना ऐसा। तो उन्होंने मुझे ये पैसा दे दिया। कौन से साल में? इन्होंने मेरा अनरियलाइज, मेरे बैड डेट्स यानी कि अनरियलाइज रेंट कितना था? 1 लाख रुपए। कौन से साल का? 18-19 का। और मैंने वो उस साल क्लेम भी कर लिया होगा, अनरियलाइज रेंट माइनस करके रिमेनिंग पे टैक्स दिया होगा। अब साल 20-21 में मैंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। प्रॉपर्टी बेच दी मैंने वो वाली। अब मेरे पास कृष्ण गुप्ता जी आए 21-22 के अंदर। सर 1 लाख रुपए लेकर ले लो सर, मेरे से गलती हो गई। तो ये मेरा रिकवर्ड रेंट रिकवर्ड हो गया। कौन सा वाला? अनरियलाइज वाला, है ना? लेकिन मैं तो ओनर हूं ही नहीं, तो अब इसको किस हेड में डालूं? तो हमने डिसीजन दिया कि आप इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही मानेंगे, चाहे आप उसके ओनर ना ही क्यों ना रहे। यानी कि चाहे आप उसके ओनर हो या ना हो, या आपका जो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। शक? चलें आगे। ठीक है सर, ये तो एक बात हुई कि हम इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अब अगली बात, आप एक बात मानते हो कि अगर इस हाउस प्रॉपर्टी के, अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट पास्ट ईयर्स में रिसीव हो गया होता तो वो मेरी जीएवी का पार्ट होता? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विच एवर इज हायर में एक्चुअल में इंक्लूड हो जाता ना, ये माइनस ही नहीं होता, तो ये मेरे जीएवी का पार्ट होता। जीएवी का पार्ट होता तो एनएवी का पार्ट भी होता, और अगर एनएवी का पार्ट होता तो -30% की डिडक्शन मिलती। तो वो डिडक्शन आज मारी गई है ऐसा मैं सोच लूं? नहीं। तो मैंने बोला कि सर आप इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो मान लो, लेकिन ओनली 70% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी टैक्सेबल। मानते हो कि नहीं मानते? लॉजिक समझे?
कि अगर पास्ट ईयर्स में रिसीव हो गया होता, पास्ट ईयर्स के अंदर रिसीव हो गया होता, तो ये मेरे जीएवी का पार्ट होता, जीएवी का पार्ट होता तो एनएवी का पार्ट होता, और एनएवी का पार्ट होता तो उसके ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली होती। लेकिन उस साल नहीं मिला था तो उस साल डिडक्शन भी नहीं मिल पाई थी। आज मिला तो आज डिडक्शन दो ना। ऐसा मैंने लॉ मेकर्स को बोला। लॉ मेकर्स ने कहा ओके सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी कोई गलती थोड़ी ना थी इसमें। समझ में आई मेरी बात? तो चलो, ये है हमारा टैक्स ट्रीटमेंट। फटाफट से इसको नोट कर लो और फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना, इसके अंदर मैंने एक रेड पेन से लाइन लिख दी है। क्या लिख दी है? उसी के अंदर एडिशन, मतलब ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या लिखा है मैंने? मिस्टर एक्स रिसीव 75,000 एज अनरियलाइज्ड रेंट रिलेटेड टू 2 इयर्स अगो, यानी कि 2 साल पहले। इस साल के 1 लाख रुपए तो डूबे ही डूबे, लेकिन पिछले 2 साल पहले के 75,000 रुपए आज उसको रिकवर हुए हैं, ऐसा मैंने लिखा है। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट नया क्वेश्चन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सीखा था ना, उसी के अंदर एक काम और कर दूंगा। अब यहाँ जो डबल लाइन लगा करके मैंने इसको बंद कर दिया था ना, इस लाइन को हटा करके यहाँ पे लिख दूंगा जी ऐड। मतलब वो करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी तो थी ही, वो तो रेंट तो आएगा ही आएगा, वो तो आंसर रिमेन सेम वहां तक। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोवाइड करने से। क्या नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे निकाल रहे हैं ऊपर का फर्स्ट पार्ट। अगर आपके पास में सेपरेट कलर का पेन है तो आप कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसे। अलग से कोना बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब पहले वाले पॉइंट के अंदर तो पहले वाला पॉइंट था ही, वो जो हमने भी सीखा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अनरियलाइज्ड रेंट भी है और पिछले वाला भी है। तो अपनी मेहनत बचाने की मत सोचो, कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, वरना बाद में जब रिवीजन कर रहे होगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है ना, तुम्हारे पास डिजिटल कॉपी नहीं है। देखो जी, तो हम क्या कहते हैं? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कितनी थी सर? 75,000, और माइनस कर दिया इसके अंदर से 30% डिडक्शन। ठीक कह रहा हूं? 75,000 का 30% कितना बनता है बता दो? 22,500। 22,500 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 52,500। और ये मेरी करंट ईयर की नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। कोई शक? कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद? कितना? 5,28,500। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या? पहले तो एक बात बताओ, एरियर वर्ड तुमने कहीं सुना आज तक? एरियर का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंस, बकाया। ये एरियर ऑफ रेंट का मतलब, एरियर वर्ड सुना है तुम लोगों ने? एरियर किस कंटेक्स्ट में यूज होता है? कहां सुना है? याद करो। अकाउंट्स के अंदर तो सुना है, वो तुमने तो वही बात कर दी कि अकाउंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है। नहीं बेटा, अर्न कर रहे हैं, मिला नहीं है, उसको तो हम येट टू रिसीव कहते हैं। वो तो आउटस्टैंडिंग अक्रूड हो जाता है। ये एरियर नहीं होता। मैं बताऊं आपको असल में एरियर का मतलब क्या है। हाँ, आप कह सकते हो इनकम इन एरियर, अक्रूड इनकम को।
एडवांस एडवांस का मतलब नहीं, एडवांस तो बिल्कुल भी एरियर नहीं होता, एडवांस तो बिल्कुल अपोजिट होता है। समझो समझो मेरी बात, समझो, छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं। देखो, एरियर का मतलब ये होता है, ये तुमने पता कहाँ सुना होगा, तुम्हारे घर में अगर पेरेंट्स में से कोई भी पर्सन या फिर दोनों अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कभी कभी है ना न्यू पे कमीशन आते हैं, और न्यू पे कमीशन के अंदर ना सारी सैलरी उनकी रिवाइज हो जाती है। मतलब आज तक अगर उनको 25,000 रुपए महीना मिल रहा था, तो आज से नया पे कमीशन आया तो उनकी सैलरी बढ़ करके हो गई है 55,000 आज से। लेकिन कभी कभी है ना ये रेट इफेक्टिव हो जाता है पास्ट डेट से। आज डेट क्या है, 18 अगस्त, ठीक है ना। 18 अगस्त को डिसीजन आया कि सैलरी तुम्हें मिलनी चाहिए 55,000 पर मंथ। 18 को नहीं, चलो 1 को ले लेते हैं। 1 अगस्त को डिसीजन आया कि तुम्हें सैलरी मिलनी चाहिए 55,000 पर मंथ, और ये 1 फरवरी से। सबसे पहले तो हम एंजॉय करेंगे यहां से अपनी 55,000 पर मंथ की सैलरी, और साथ में ना हम जो ये एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर चुके हैं ना, एक्स्ट्रा है ना ये, यहां से लेकर के कितने महीने की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सर? मिलने चाहिए थे 55, मिले हैं कितने, 25। इंक्रीमेंट कितने की है बताना? 30,000 इंटू 6, मजा ही आ गया। मतलब शाम को दोस्तों के साथ पार्टी है। और जो अमाउंट में तो सर ये बोल रहे हैं, हाँ, ये इसको हम एरियर बोलते हैं। ये अमाउंट मिला नहीं, ये हमारे को मिल गया पिछला बकाया, मतलब ये इफेक्टिव था। डिसीजन आ जाएगा लेकिन इफेक्टिव था कब से, पीछे से। तो बैठे बैठाए हमारे को एक साउंड अमाउंट मिल गया ना, 1,80,000, जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस था, जो मिल रहा था और जो मिलना चाहिए था उसका। 55,000 इस टाइम पीरियड से मिलेंगे तो ठीक है, इसके लिए तो हम आगे काम कर रहे हैं। लेकिन खुशी किसकी होगी? पास्ट एरियर्स की ज्यादा खुशी होगी। हाँ, ये भी खुशी है कि आज के बाद से 55,000 सैलरी हो गई है, लेकिन पीछे का जो एरियर रिसीव हुआ है उसकी भी खुशी होगी। तो इसको हम कहते हैं जो एरियर, इसको हम कहते हैं एरियर। अब ये रेंट के केस में किस तरीके से होता है, आओ दिखाते हैं। देखो समझो और बताना मेरे को अगर ना समझ में आए। मैंने है ना 1/4/2022 को अपने पास में टेनेंट रखा जब मेरा साल शुरू हुआ। दीदी ऊपर देखो, ठीक है, ओके। 1/4/2022 को हमने टेनेंट रखा, और ये टेनेंट जो है मेरे साथ में बढ़िया तरीके से चल रहा था। एक जुलाई 2022 को मैंने इसको रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट टू टेनेंट टू इंक्रीज रेंट अप टू 30,000 पर मंथ। अर्लियर ही वॉज पेइंग 20,000 पर मंथ। अब तुम मेरे को बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? आपका एक रेंट एग्रीमेंट होगा, उसके अंदर लिखा हुआ होता है आप 20 साल में रेंट कैसे इंक्रीज कर रहे हो। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तो तुम उससे क्वेश्चन पुट अप करोगे क्या? तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि 1 जुलाई को हमने अपने टेनेंट को रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज रेंट इंक्रीज कर दो, देखो मेरे खर्चे काफी बढ़ गए हैं, आज तक कोरोना की वजह से वैसे भी कमा नहीं पा रहा था। तो टेनेंट ने रिफ्यूज कर दिया, बट टेनेंट रिफ्यूज टू पे 30,000 पर मंथ। वो कहता है लेना है तो लो, 20,000 मैं नहीं दे रहा, 30,000। ओके, एंड देयरफॉर
ओनर वेंट टू कोर्ट, हमने कहा हमारी जायज है डिमांड, आज तक हमने तेरे को कम दामों पे रखा हुआ था इसलिए कि हम तेरे को गरीब व्यक्ति समझते थे, अब तो तेरी प्रमोशन हो गई है, अब तू हमारे को प्रॉपर रेंट दे। तो हम ना कोर्ट में चले गए, यानी कि हमें अपना पक्ष बिल्कुल सही लगता था, तभी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं ना, वरना अगर हमें पता हो कि भाई हम कोर्ट में जाके हार जाएंगे तो हम कोर्ट में क्यों जाएंगे, हमारा स्ट्रांग है। हमने कहा जी पूछ लो किसी से बाहर, सबका रेंट 30,000 है, कि मेरे को 20,000 ही दे रहा है आज तक। तो अब कोर्ट में केस चला गया और अब आगे की कहानी। ऑन 1/4/2023, समझे कौन सी डेट, 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023, आफ्टर ऑर्डर बाय कोर्ट टेनेंट agreed to pay 30,000 per month। ठीक है जी, और ये जो ऑर्डर आया था ना, ये जो ऑर्डर था ना, ये इफेक्टिव था फ्रॉम 1 जनवरी 2023। आया मजा, यानी कि ये था 1 जनवरी 2023, डिसीजन कब आया था, 1/4/2023 को। ये इफेक्टिव कब से था, इस डेट से इफेक्टिव था। तो ये टाइम पीरियड के अंदर हमें रेंट मिलना चाहिए था 30,000 और मिल कितना रहा था 20,000। तो ये पीरियड फॉर एरियर नाम दे दूं इसको, बोलो कितना पीरियड था ये सर, 3 मंथ्स। ठीक है जी, और सर एरियर कितना है, सर एरियर है रेंट शुड बी माइनस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। बोलो जी, बात समझ में आई, रेंट शुड बी माइनस एक्चुअल रेंट रिसीव। रेंट शुड बी कितना था जल्दी बता दो सर, 30,000 रुपए होने चाहिए थे, रेंट एक्चुअली कितना रिसीव किया सर 20,000 पर मंथ, एरियर कितना है सर 10,000 पर मंथ, महीने कितने हैं सर 3, तो नेट एरियर कितना हो गया सर 30,000 फॉर 3 months। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट रियली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पूरी कहानी समझ में आई। तो ये एरियर ऑफ रेंट जो है वो है कितना 30,000 रुपए। अब इसका सर ये तो समझ में आ गया कि एरियर ऑफ रेंट है, आज के बाद से ये कितना रेंट देगा मेरे को, ये तो यहां से यहां तक 30,000 पर मंथ ही देगा 31 मार्च 2024 तक, ये 30,000 पर मंथ ही देगा, लेकिन पीछे का रेंट भी मेरे को रिसीव होगा। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई। वो जो 30,000 पर मंथ इस साल का रेंट है ये वाला, ये तो मेरी जीएवी का पार्ट हो जाएगा, और जो एरियर मिलना है वो लास्ट में आएगा, जैसे अभी अनरियलाइज्ड आया था। तो सर देखो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, सर रेंट महीने के आखिरी में मिलता है, शुरू रेंट कौन सा वाला, मंथली जो रेंट होता है, वैसे तो शुरुआत में ही ले लेते हैं। तो फिर जो कोर्ट की जो डेट आई है फर्स्ट को, तो उसका मिलेगा।
हाँ 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा 30,000 के हिसाब से। अच्छा सुनो, तो मैं क्या कह रहा था इसका टैक्स ट्रीटमेंट। अब एक बात बताओ ऑफ एरियर ऑफ रेंट, एक बात बताओ, अगर ये एरियर ऑफ रेंट मेरे को पास्ट ईयर में मिल गया होता तो ये मेरे जीएवी का पार्ट होता, तो ये मेरे एनएवी का पार्ट भी होता, तो इसके ऊपर 30% डिडक्शन मिलती। तो तब नहीं मिली तो अब मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओनली 70% ऑफ एरियर ऑफ रेंट shall be taxable as income from house property। ठीक है ना? चलो इसको नोट करो फटाफट से पूरी कहानी को। हाँ जी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने, मिस्टर एक्स लेट आउट हाफ ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹50,000 per month, monthly rent of ₹50,000 and remaining half was self occupied by him। so remaining half self occupied by him के अंदर क्या करेंगे? मुझे एरियर ऑफ रेंट के बारे में नहीं पूछना, मेरे को आपको पूछना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है उसका क्या करेंगे? हाँ वो आधा मान लेंगे, फिर क्या करेंगे? वो जो आधा होगा, मान लो मेरे पास एक्सपेक्टेड रेंट दिया होगा कितना, 10 लाख, तो 5 लाख मान लो। 10 लाख का एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? तो एक्चुअल रेंट निकालेंगे। सर वो इंटरेस्ट ऑन द रिडक्शन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। हाँ बाकी तो नहीं होता ना सेल्फ क्योंकि इनकम जनरेशन तो है नहीं। और बच्चे बोलो, लास्ट क्लास में सिखाया था जी दीदी, पीछे वाली। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस तब होता है जब मंथ्स का हिसाब होता है सेम हाउस प्रॉपर्टी में। ये पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट का केस नहीं है, क्योंकि आप हाउस प्रॉपर्टी को एज अ 2 यूनिट यूज कर रहे हो ना, हाफ हाफ, तो वो 2 हाउस प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट की जा रही है। तो एक जो हाउस प्रॉपर्टी है ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक है लेट आउट। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो क्या हो जाएगा? नील 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 जो चलता आ रहा है, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, है ना? तो चलो, हाँ वो भी हाफ हाफ। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ आगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज 9 lakh and fair rental value was 10 lakh। so higher of these two is expected rent, which is ₹10 lakh। during the period Mr. X paid 10,000 as municipal taxes, तो ये भी हाफ हाफ हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 ड्यूरिंग द ईयर था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट आउट पोर्शन के लिए लिखा हुआ है सिर्फ, क्या लिखा हुआ? ऑन 1 September ऑफ द करंट ईयर एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट रेंट ऑफ हाफ ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड अप टू 80,000 पर मंथ व्हिच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 November ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि एरियर कितने का मिलेगा ये बताओ मेरे को। सर एरियर पीरियड कितने का है? पहले तो एरियर कितना मिलेगा देखो, होना चाहिए था रेंट कितना? 80,000 पर मंथ, जबकि था कितना? 50,000 पर मंथ। तो एरियर कितना आ जाएगा सर? 30,000 पर मंथ। और मंथ कितने हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, एक सेकेंड मैं ये कहता हूं कब डिसीजन कब आया है? 1 September को आया, 1 September ऑफ करंट ईयर का है। तो ये एरियर कितना मिलेगा? 7 महीने का मिलेगा।
7 महीने का मिलेगा या कितने का मिलेगा? देखो बच्चों, बात सुनो ध्यान से। यहां पे जो एरियर के नाम से लिखा जाएगा ना, वो नवंबर टू मार्च लिखा जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद तो करंट ईयर शुरू हो गया और सितंबर में हमें पिछला वाला रेंट अप्रैल से मिल गया होगा, तो वो करंट ईयर के रेंट में इंक्लूड हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूं कैसे। तो ये 30,000 टू नवंबर टू मार्च कितना टाइम पीरियड होता है? 3 और 2 5 महीने। 5 महीने होते हैं ना? सितंबर नहीं लिखा हो। हाँ, सितंबर लिखा है। सितंबर को नीचे नहीं पड़ा। वो सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक का टाइम पीरियड तो करंट ईयर में आ जाएगा ना। हाँ। ये पास्ट ईयर है, पास्ट ईयर। इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर है। हाँ। तब हाँ फिर तो हाँ, लास्ट ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर ऑफ लास्ट ईयर लिखा है। तो ये 5 महीने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1.5 लाख। तो ये हमारा एरियर ऑफ रेंट हो गया। इस बात में कोई शक है किसी को? आओ प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। यहां पे हमने लिखा हाउस प्रॉपर्टी 1 और ये लिखा हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 क्या है सर? ये लेट आउट है, मैं मान रहा हूं, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सबसे पहले तो मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है और वो आ जाएगा 10 लाख हायर ऑफ फेयर मार्केट, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो 10 लाख का आधा आधा कर दूं, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 5 लाख और 5 लाख। अच्छा जी, अब मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? सर जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें तो मेरा एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो वो तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पे देखना एक्चुअल रेंट कितना है। कृपया ध्यान दें, शांति रखें। तो मैं यहां लिखता हूं एक वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल रेंट फॉर द ईयर। हाँ जी, पहले एक बात बताओ, अप्रैल से लेकर के, मेरे साथ मत बनाओ, सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त। अगस्त तक। अप्रैल से अगस्त तक वो कितना रेंट दे रहा था मुझे? 50,000 पर मंथ। कितने महीने हो गए? 5। ये करंट ईयर का है। अच्छा जी, अब डिसीजन आया कोर्ट का, सितंबर से लेकर के इसने मेरे को मार्च तक कितना रेंट दिया होगा? सर 80,000 पर मंथ। कितने महीने हैं ये? 7 महीने। और साथ में इसने मेरे को एरियर भी दिया होगा फॉर करंट ईयर। मतलब वैसे तो एरियर होता है रिलेटेड टू पास्ट ईयर, लेकिन इस साल का भी तो जो एक्स्ट्रा वाला था वो मिलेगा ना मेरे को। तो वो कितना होगा सर? 30,000 होगा। और कितने महीने के लिए होगा सर? 5 मंथ्स के लिए। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 50,000 इंटू 5 प्लस 30,000, क्योंकि सितंबर के महीने में तो उसने दे ही दिया होगा ना, तो पूरा 80,000 हो गया ना। तो आप स्ट्रेट अवे ऐसे भी कह सकते थे कि सर 80,000 इंटू 12, लेकिन मैंने तोड़ तोड़ के दिखाया। तो इसको मैं यहां से भगा दूंगा नीचे वाले को, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो कितना रेंट आ गया आप जल्दी से बता दो। इन दोनों का टोटल जो है ना 80,000 इंटू 12 आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? 9,60,000। 9,60,000। ठीक है ना? तो ये मेरा एक्चुअल रेंट आ गया।
चलो जी, और ये सिर्फ लेट आउट पोर्शन का, ये इसका हाफ हाफ मत कर देना। 30,000 का मालिक से सुन नहीं करेंगे उसकी ट्रीटमेंट 30% माइनस करके, किसका? ये 30,000 का 5 महीने को अलग से सुन नहीं करेंगे। ये जो अभी करंट ईयर वाला है, ये जीएवी का पार्ट मिल बन गया, अच्छा जीएवी के साथ, तो जीएवी के साथ अपने आप देखो देखो डबल डबल डिडक्शन देने की बात करो, मारे इसको मिलके। नहीं सर वैसे पूछ रहा था। देखना मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। 9,60,000 तूने बताया, हाँ, अब ये हमारी जीएवी का पार्ट बन जाएगा। हाँ, इन दोनों का हायर क्या है? 9,60,000, और उसके केस में नील हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी एक है, 2 होती तब भी हम चुप रहते, अगर 3 होती तो लेट आउट करके देखते, डीम टू बी लेट आउट। अब यहां से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, बोलो कितने हैं, बताओ कितने थे क्वेश्चन में? 10,000। तो 5,000 इसको दे देता हूं और 5,000 इसको दे देता हूं, हाफ हाफ है ना। अब ये मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बता दो। 9,55,000, और ये अच्छा यहाँ तो मिलता ही नहीं, सॉरी ये तो गलती से लिख दिया, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल। देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे साथ घट सकती है तो तुम्हारे साथ भी घट सकती है, और ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, तभी तुम सोचोगे सर तो ऐसे ही कहते हैं, लिख करके काट देते हैं। हाँ, नहीं मिलता ना वहां पे। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या माइनस करूंगा सर? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब देख बेटा, यहाँ पे 30% डिडक्शन मिल रही है ना उसको, और वो किस बेस पे मिल रही है? करंट ईयर जिसके अंदर एरियर इंक्लूड था, तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, जल्दी बता दो? 2,86,500, और वहां पे तो कुछ है ही नहीं ना, नील है, नील का 30% भी नील। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हमें मिल जाएगी, वो कितना था? 5,000 या 10,000? 5,000, तो 2,500 यहां मिल जाएगा, और 2,500। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं, ये देखो ऊपर, अगर मैं इसको लिख दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो था मेरा, वो कितना था? 4,50,000 था मान लो, तो लेट आउट तो हाफ आ जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिस्ट्रिक्शन होगी क्या? तीन कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं है, मैं कह रहा हूँ, तो 30,000 तक रिस्ट्रिक्शन होगी। याद रखना इस चीज को, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कर सकता हूं तुम्हें प्रोविजंस याद कराने के लिए। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ गया सर? ये 30% भी माइनस करो, और ये 2,500 भी माइनस करो। 6,66,000, और वहां पे नेगेटिव 2,500 है ना। अच्छा, अब यहां पे मैं ऐड कर देता हूं क्या? एरियर ऑफ रेंट। हाँ जी, एरियर ऑफ रेंट पिछले साल का कितना मिला था, जो मैंने अभी ऊपर निकाला था? 1.5 लाख रुपए ना। लेकिन 1.5 लाख पूरा का पूरा टैक्सेबल थोड़ी होगा, इसमें से माइनस कर देंगे 30%, और वो कितना आ जाएगा? 45,000 है ना। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 1,05,000। तो ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐड करने के बाद कितना आया, जल्दी बताओ? 7,71,000, और ये नेगेटिव 2,500
तो मेरी नेट हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी इन दोनों का एडजस्टमेंट करके? बताओ बताओ। So 7,68,500. 7,68,500। ठीक है जी। आओ जी, देखें जी क्या होता है हमारे पास में कंपोजिट रेंट। ठीक, देखते हैं कंपोजिट रेंट क्या होता है। सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ऐसा बोला गया हो ना, आज तक जितने भी क्वेश्चन हुए, मैंने क्या बोला, आज तक जितने भी क्वेश्चन हुए मैंने तुम्हें एक बात बोली कि मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो, है ना। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हारे को एक बिल्डिंग रहने के लिए दे दूं तो मेरे को रेंट दोगे क्या? नहीं दोगे। ओन आपको करनी चाहिए। हाँ, ओनर मेरा, नहीं दोगे। अगर मैं बिल्डिंग तुम्हारे को रहने के लिए दे दूं ना, तो तुम मुझे रेंट नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर फैसिलिटी भी चाहिए। बिल्डिंग के अंदर जब फैसिलिटी इंक्लूड होती है तब वो हाउस प्रॉपर्टी बनती है। आपने बोला था कि बिल्डिंग के अंदर 4 दीवार है, एक छत, तो हाँ, बिल्डिंग बोलेंगे फिर उसमें रो ना रो, आपके ऊपर रेंट तो देना पड़ेगा। हाँ रेंट नहीं, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर एक से ज्यादा कर लोगे वो तो तब। पता है, पर आप बोलते हैं बिल्डिंग के अंदर जैसे बंदा रहे भी, वो फैसिलिटी का और होता ही नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, आज तक मैंने हाउस प्रॉपर्टी बोला था ना। हाँ। तो बिल्डिंग से आने वाला रेंट जो होता है, अगर उसके साथ में फैसिलिटी जुड़ी होती है तभी हम उसको हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। आप देख लें, मेरे हर क्वेश्चन में मैंने आपको बोला मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी नॉट बिल्डिंग। सर ये तो आप ना ड्रामे कर रहे हो, जैसे वो होता है घर को घर लक्ष्मी बनाती है, फिल्मी डायलॉग है ना। बिना लक्ष्मी के तो घर जो है वो बेटा मकान है। नहीं होता, एक्चुअली यही है। और यस, नॉर्मल सी बात है यार। एक बात बताओ, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर मजदूर रहते हैं ना, वहां पे बिजली होती है ना पानी होती है, तुम रह लोगे और रेंट पे करोगे मेरे को फिर? तो जाहिर सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर की फैसिलिटी भी है। सोचो मैं तुम्हारे को मकान दे देता हूं अभी 45th फ्लोर पे बिना लिफ्ट के, ले लो, सस्ता दे दूंगा। चलो तुम तो ले भी लोगे, ले आप ही लो। चलो तुम तो ले भी लोगे, लेकिन पेरेंट्स का क्या? चलते चलते बन जाएंगे। अगले दिन पहुंचेंगे। और ऊपर बताओ, ऊपर भगवान ना करे आग लग जाए तो बुढ़ा ऊपर ही फंसा हुआ, तेरा कुछ नहीं हो सकता ये। अच्छा चलो मजाक बंद, अब पढ़ते हैं। सर आपकी फैसिलिटीज का क्या एंड है, मतलब मेरी फैसिलिटीज का क्या एंड है? ये राइट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी बात कही आप क्योंकि फैसिलिटीज परवेज रावल। स्विमिंग पूल ना 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 ना, ओ बेटा ये तो लग्जरी है। ये 3 BHK के अंदर स्विमिंग पूल मांग रही है मुझसे। भगवान कैसे कैसे बच्चे हैं। देख बेटा मैं बताता हूँ तेरे को, फैसिलिटी का मतलब है बेटा जनरल फैसिलिटी जिसके अंदर की वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आती है, और टू सम एक्सटेंट लिफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी आ जाती है, लिफ्ट फैसिलिटी आ जाती है टू सम एक्सटेंट। जहां पे मैंने बोला कि 44th फ्लोर पे, तो वो जेन्युइन है, वो लग्जरियस नहीं है, है ना। तो हम कहते हैं सर कंपोजिट रेंट का मतलब है, कंपोजिट रेंट का मतलब है मिला जुला किराया हाउस प्रॉपर्टी का, विच इज रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग, रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग और रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटी। ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है जी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बेसिक नीड है हमारी। मकान में पानी नहीं आएगा या बिजली नहीं आएगी तो हम उसको मकान नहीं कहेंगे। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग जो है ना, ये तो आएगा हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा, लेकिन रेंट रिलेटेड टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब आता है और बिजनेस एंड प्रोफेशन में कब आता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है, फैसिलिटी से जुड़ा हुआ जो किराया है वो कब आता है? व्हेन इट इज बिजनेस ऑफ पर्सन टू लेटिंग आउट the house properties on rent। यानी कि लाला जी और कोई काम ही नहीं करते, ये काम करते, और ये क्या है? अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने अपने टेनेंट से बिल्डिंग के लिए किराया लिया 20,000 और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिया 10,000 एक्स्ट्रा। अब मैं कंबाइंड करके नहीं बता रहा, मैं सेपरेट करके बता रहा हूं, तब ये कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन होगा। तो जो रेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग होगा उसको तो हम वैसे ही कंप्यूट करते थे जैसे करेंगे, जैसे कि आज तक कर रहे थे, और जो फैसिलिटीज से रिलेटेड होगा ना उसको हम कहां ले आएंगे जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में, एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ओके, लिख लिया आपने, बना लिया ये। आओ क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आ जाए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ होगा, मिस्टर एक्स let out his house property on monthly rent of rupees 80,000, which includes rupees 20,000 for facilities of water and electricity। अब आज तक किसी ऐसे क्वेश्चन में मैंने कुछ बोला था तुम्हें? किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला था तो तुम्हें दिखाई दे रहा ना कि ये कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, लिखते हैं कि मिस्टर एक्स पेड रुपीस 50,000 पर एनम टू वाटर डिपार्टमेंट एंड 70,000, कम कर देते हैं इसको थोड़ा, 30,000 टू वाटर डिपार्टमेंट एंड 50,000 टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है जी, अब हम अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो हमारे को जीएवी निकालनी आती है। तो मेरी जीएवी, अब मैं आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं और ऐसे ही रफली कर रहा हूं मैं इसको। तो मेरा जीएवी कितना आ जाएगा?
बोलो बच्चों, 60,000 इंटू 12, और आगे क्वेश्चन वैसे ही चलेगा। कितना हो गया ये? 7,20,000। अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, में गिवन होंगे तो ब्ला 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 वही सारी चीजें। अब यहां पे है ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों सर अदर सोर्स? क्यों? क्योंकि सर कहीं पे ये प्रोवाइडेड नहीं है, लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि इट इज द बिजनेस ऑफ पर्सन टू लेटिंग आउट द बिल्डिंग्स ऑन रेंट। अगर बिजनेस हो तो भी हाउस प्रॉपर्टी का किराया जो है, वो बिल्डिंग का किराया जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आता है, लेकिन जो फैसिलिटी का किराया है वो कहाँ जाता है? या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा या फिर अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये है अदर सोर्स की इनकम। उसने रिसीव कितना किया था जल्दी बता दो? 20,000 इंटू 12, 2,40,000। और इसके एक्सपेंडिचर कितने हुए थे? 30 और 50, 80,000 रुपए पर एनम। ये पर एनम लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना कहीं मंथ से मत मल्टीप्लाई कर देना। तो 30,000 प्लस 50,000, 80,000। तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना हो गया? जल्दी बोलो। 1,60,000 ओनली। कोई शक? कॉपी करो, ऊपर वाला बना लिया था। दैट्स इट, चैप्टर ओवर।